In this lecture we are going to study about flow through an orifice कि orifice से आपका flow कैसे take place होता है और उसमें एक जो term आता है वेना कॉन्ट्रैक्टा उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या क्राइटेरिया या रेंज रहता है जिन्हें हम अडॉप्ट करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लो थ्रू एन ओरिफिस क्या होता है। ये बोल रहा है कि आपको एक टैंक कंसिडर करना है और उस टैंक के साइड पे हमको क्या करना है, ओरिफिस मीटर को यूज़ करना है। ये बोलता है कि एक टैंक हम कंसिडर करेंगे, इस टैंक में कुछ हाइट तक आपका क्या रहेगा, लिक्विड जो है वो फिलअप है। मतलब सपोज करिए ये जो एक टैंक है, ये टैंक है और इस टैंक में कुछ हाइट तक आपका क्या है, एक लिक्विड जो है वो फिलअप है। अब जैसे ही हम इस टैंक के साइड पे या बॉटम पे ओपनिंग प्रोवाइड करेंगे तो ये लिक्विड यहाँ से बाहर आने लगेगा या फिर इस बॉटम से बाहर आने लगेगा। तो आगे ये बोलता है कि सबसे पहले आप एक टैंक कंसिडर करिए, उसमें कुछ हाइट तक आपको लिक्विड कंसिडर करना है। टैंक के साइड पे हम क्या लगाएंगे, ओरिफिस मीटर लगाएंगे, जैसा कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये ओपनिंग दिख रही है, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, ओरिफिस मीटर लगा हुआ है। ओरिफिस के सेंटर से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का जो हाइट है वो रहता है आपका कैपिटल एच। दैट मीन्स यहाँ पे जो ओरिफिस मीटर लगा है, इस ओरिफिस मीटर का जो भी सेंटर होगा, ये है उसका सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का जो हाइट है वो क्या है आपका कैपिटल एच, या फिर आप बोल सकते हो हेड ऑफ लिक्विड है। तो फ्लूइड जो है इन द फॉर्म ऑफ जेट आपका बाहर निकल रहा है। इन द फॉर्म ऑफ जेट मतलब जैसे ही ओपनिंग मिला तो ये फोर्सफुली लिक्विड आपका बाहर निकलने लगा, इसी को ही हम बोलते हैं जेट ऑफ फ्लूइड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है फ्लूइड जो है इन द फॉर्म ऑफ जेट बाहर निकल रहा है। अब जैसे ही फ्लूइड बाहर निकलता है, जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे 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 आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस होता जाता है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये जो ओपनिंग था, मान के चलिए इतना ओपनिंग था, तो लिक्विड क्या है इस एरिया से ऐसे निकल रहा था। अब जैसे जैसे ये जेट ऑफ लिक्विड बाहर निकलता है तो एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो एरिया है ये सबसे आपका नैरो हो जाता है। और स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ज़्यादा था, लेकिन एक पॉइंट आता है इस जेट में जहाँ पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। सपोज किया हमने कि जो ओरिफिस टैंक में लगा है वो सर्कुलर शेप का है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि आपको जो ओरिफिस है डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा ओरिफिस लगा हुआ है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सर्कुलर शेप का है। क्योंकि जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो आपका जो भी ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा जेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखो कि सपोज करो ये इतना ही ओपनिंग आपने प्रोवाइड किया है तो ये ओरिफिस हो गया। अब जैसे लिक्विड इसमें से क्रॉस कर रहा है तो एक पॉइंट आ रहा है तो एरिया आपका कम हो रहा है। तो हमेशा जो जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू आपके ओरिफिस के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अब ये बोलता है कि आपका ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपसे सबसे नैरो हो जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, एक पॉइंट आएगा जब फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम हो जाता है। जहाँ पे आपका जेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं हम क्या, वेना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा कहाँ पे एक्ट करता है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। आपको ये तो पता है कि ये जेट ऑफ लिक्विड बाहर निकल रहा है, लेकिन ये पूरे जेट ऑफ लिक्विड में आपका एरिया नैरो नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा नैरो हो जाता है। अगेन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आगे जाके बढ़ जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके आपका सबसे नैरो हो रहा है? तो इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि जो भी ओरिफिस का डायमीटर होगा उसको आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको डिस्टेंस निकल जाएगा वेना कॉन्ट्रैक्टा का पोजीशन का। सपोज करो ये जो टैंक का पोर्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे आपका लगा है ओरिफिस मीटर और यहाँ से ऐसा लिक्विड आपका
बाहर निकल रहा है। तो एक पॉइंट आया कि यहाँ पे एरिया सबसे नैरो हो गया। आपको ये लेंथ की वैल्यू नहीं पता कि ये कितने डिस्टेंस पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सबसे मिनिमम हो जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आपका डायमीटर ऑफ ऑरिफिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि कितने डिस्टेंस पे आपका जो एरिया है वो नैरो हो जाता है। यही पोजीशन रहता है आपका किसका, वेना कॉन्ट्रैक्टा का। ये जो पोजीशन होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा को, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं डायग्राम में C-C से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो एरिया है सबसे मिनिमम हो रहा है और यही होता है पोजीशन आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा का। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमको बर्नौलीज इक्वेशन कंसिडर करना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो दो सेक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस टैंक में हमको दो सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा जहाँ पे हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ऑरिफिस यहाँ पे लगा है इसका जो सेंटर लाइन है वो ये है। तो इस सेंटर लाइन जो है ये टैंक के अंदर है। तो इस टैंक के अंदर हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट 1। तो ये जो पॉइंट 1 है ये आपने किस पे लिया हुआ है, ऑरिफिस मीटर का जो सेंटर लाइन है उस पे आपने एक पॉइंट कंसिडर किया है जो कि टैंक के अंदर है। सेकेंड पॉइंट आप कहाँ लोगे, जहाँ पे आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा है, दैट इज सेक्शन CC जहाँ पे है वहाँ पे आपका क्या लोगे आप, सेक्शन नंबर 2। तो यहाँ पे देखना ये 2 करके इंडिकेट किया हुआ है। तो आप सेकंड सेक्शन कहाँ ले रहे हो, जहाँ पे आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे मिनिमम हो जा रहा है उस पोजीशन पे आप क्या ले रहे हो, सेक्शन 2 ले रहे हो। अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब आप ये मान के चलो कि ये मेरा डेटम है। डेटम मतलब होता है फिक्स्ड रेफरेंस लाइन। तो ये जो सेक्शन 1 से इसका जो डेटम का हाइट है वो मान के चलो Z1 है और सेक्शन 2 से जो इसका हाइट है वो सपोज करो Z2 है। क्योंकि ये सब सेम लेवल पे हैं तो इसलिए Z1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका Z2। तो ये जो टर्म है दोनों तरफ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, P1 बाई रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस इज इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये बचेगा। अब हमको मालूम है कि हमारा जो प्रेशर हेड होता है वो हम कैसे निकालते हैं, प्रेशर का क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये होता है। अगर मुझे हेड की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, P बाई रो जी। तो सिमिलर वे में यहाँ पे इस कंडीशन पे आप देखना सेक्शन 1 पे जो हेड की वैल्यू क्या है, वो है आपकी क्या, कैपिटल H। तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई रो जी हो जाएगा। तो P1 बाई रो जी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, कैपिटल H पुट कर सकते हो और आपका जो Z1 है वो 0 हो गया। अब एक चीज़ और कि जब आपका एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो उस समय आपका जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए इस टैंक का हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये टैंक का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का, लेकिन टैंक का साइज बड़ा होने के कारण वो जो मूवमेंट हो रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जो V1 वेलोसिटी है वो आप मान के चलो कि नेग्लिजिबल है, इसीलिए V1 बाई V1 स्क्वायर अपॉन 2G को क्या कंसिडर करेंगे हम, 0 कंसिडर करेंगे। तो बचेगा क्या, केवल आपका कैपिटल H बचेगा। V1 स्क्वायर बाई 2G आपका 0 हो जाएगा और इस तरफ बचेगा आपका क्या, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G बचेगा। अब आपको क्या करना है, आगे बोलता है कि हमारा जो पॉइंट 2 है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे है और जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्जेक्ट हो रहा है। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लाइन कंसिडर कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे वो विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करेंगे। तो जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस मान लिया है तो बाहर जैसे ही लिक्विड वेना कॉन्ट्रैक्टा जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा किस में आ रहा है, एटमॉस्फेरिक में। तो एटमॉस्फेरिक
प्रेशर उस पे लग रहा है तो उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं। तो रेफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर कर रहे थे। इसीलिए P2 प्रेशर एट 2 आपका क्या हो जाएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इसीलिए P2 बाई रो जी का जो वैल्यू है वो आपका 0 हो जाएगा। अब आपका क्या बचा इक्वेशन, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल H इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि Z1 और Z2 पहले ही कट गया है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, H2G इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिखोगे तो क्या होगा, V2 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर, ये होगा 2GH, और अगर स्क्वायर को हटा दोगे तो इस तरफ आएगा रूट ओवर 2GH। तो लास्ट में जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा क्या, V2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2GH। तो ये जो V2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2GH है, यही आपका है क्या, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे यही आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। अब दिस थ्योरेटिकल वेलोसिटी इज ऑन पेपर, ये केवल पेपर में है। तो आपको क्या करना है, हमको तो एक्चुअल कैलकुलेट करना है। तो हमेशा याद रखना, जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल से कम होता है। तो ये मान के चलो, अगर मेरे को थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो QTH इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप एरिया, थ्योरेटिकल पार्ट किसको कंसिडर कर रहे हो, वेना कॉन्ट्रैक्टा को। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा इनटू रूट ओवर 2GH, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है फॉर वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो ये होता है फ्लो थ्रू एन ओरिफिस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 3 हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स होते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC, थर्ड वन इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD। अब ये जो CV, CC और CDI, इन कोफिशिएंट्स को हम कंसिडर करते हैं जब हम एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल V से दर्शा रहे हैं, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया रूट ओवर 2GH। तो ये होता है, ये जो एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, CV, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। इसका एक रेंज होता है। तो जनरली जो CV की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है बिटवीन 0.95 टू 0.99 फॉर डिफरेंट ऑरिफिस, डिपेंडिंग ऑन द शेप। शेप के ऊपर डिपेंड होता है वैल्यू कि कौन सा वैल्यू आपको अडॉप्ट करना है। और जो जनरल वैल्यू हम CV की अडॉप्ट करते हैं फॉर ऑरिफिस वो रहता है 0.98। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं CC से। ये होता है आपका रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस के बीच में। ये दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम डिनोट करते हैं CC से। तो सपोज करो एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा को हम AC से डिनोट कर रहे हैं और एरिया ऑफ ऑरिफिस को हम A से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CC इज इक्वल्स टू AC अपॉन A। तो ये होता है आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी वेरी करती है बिटवीन 0.61 टू 0.69, इस रेंज में रहता है। और जो जनरल वैल्यू हम अडॉप्ट करते हैं वो आपका रहता है 0.64। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट करते हैं। और ये होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या, एक्चुअल डिस्चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को हम QTH से डिनोट कर रहे हैं। आप डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज का एक्चुअल एरिया इनटू वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल एरिया इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका CD का
वैल्यू। तो सी डी का जो रेंज होता है वो रहता है फ्रॉम 0.61 टू 0.65 और जो जनरल वैल्यू सी डी की अडॉप्ट करते हैं वो रहेगा 0.62। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट्स ऑफ हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है, दैट इज सी सी, सी वी एंड सी डी। तो आपका जो सी डी, सी वी और सी सी, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, सी डी इज इक्वल्स टू सी वी इंटू सी सी होता है। तो ये एक रिलेशन होता है इन तीनों हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स के बीच में। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी रहेगी सी डी, सी वी या सी सी की, तो उस कंडीशन पे ये जो जनरल वैल्यूज़ हैं उनको आप अडॉप्ट करोगे और ज़्यादातर सारे ही न्यूमेरिकल में आपको ये जो वैल्यू रहेगा कोफिशिएंट का वो ऑलवेज गिवन रहेगा। तो ये होते हैं आपके हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स। थैंक यू।